हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल मंत्रा यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी यूनिट 5 का पार्ट 1, जिसमें हम कवर करने वाले हैं सोल ट्रेडर्स एंड पार्टनरशिप का टॉपिक। ठीक है, लेकिन यूनिट 5 शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि इसके सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। तो मेरी यूनिट 5 का जो नाम है वो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड ई गवर्नेंस। तो जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लॉ एंड इंजीनियरिंग इसका नाम है, तो लॉ वाला पार्ट हमने अभी तक खत्म कर लिया है। अब इसमें यहाँ पर इंजीनियरिंग का एस्पेक्ट आ जाता है और कुछ बिजनेस का एस्पेक्ट आ जाता है। तो अगर आपको आगे चल के कोई बिजनेस का सेटअप करना है, उससे रिलेटेड आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, अगर आपको कोई कंपनी का फॉर्मेशन करना है तो उससे रिलेटेड क्या क्या चीजें होती हैं, जिसमें मेरा कंपनी एक्ट आ गया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आ गया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आ गया, ये सारी चीजें हम इस यूनिट में कवर करेंगे। साथ ही साथ इंजीनियर्स का रोल क्या है इस ई गवर्नेंस में, जो हमने पिछली वाली यूनिट में पढ़ा था, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो उसमें क्या क्या टॉपिक्स आ गए। सबसे पहला सोल ट्रेडर्स एंड पार्टनरशिप, जो हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो जो होगी उसमें आएगा मेरा कंपनीज के अंदर द कंपनीज एक्ट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस यूनिट का। ये आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि 99% चांस है कि इस यूनिट से कंपनीज एक्ट आएगा ही आएगा। कंपनी एक्ट के अंदर हमें पढ़ना है इसका इंट्रोडक्शन, साथ साथ हमें कंपनी का अगर फॉर्मेशन करना है तो वो कैसे होगा। फिर नेक्स्ट दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो मैं ऐसा करूंगी कि कंपनी एक्ट क्योंकि बहुत बड़ा है, तो मैं कंपनी एक्ट का इंट्रोडक्शन और फॉर्मेशन एक वीडियो में समझाऊंगी, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्योंकि ये लॉन्ग आंसर में आते हैं, इसीलिए मैं इन पे सेपरेट वीडियोस बनाऊंगी। ठीक है, उसके बाद मेरा नेक्स्ट आता है प्रोस्पेक्टस, फिर शेयर्स, डायरेक्टर्स, जनरल मीटिंग्स एंड प्रोसीडिंग्स, ऑडिटर एंड वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। तो ये सारी चीजें हम अपने फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, जो कि है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की। नेक्स्ट मेरा जो पार्ट आता है वो आता है ई गवर्नेंस, जो हम लोग पहले पढ़ भी चुके हैं यूनिट 4 में। तो यहाँ हम देखेंगे ई गवर्नेंस क्या है, उसका रोल क्या है, इंजीनियर्स का रोल क्या है ई गवर्नेंस में। साथ ही साथ नीड फॉर रिफॉर्म्ड इंजीनियरिंग सर्विंग एट द यूनियन एंड द स्टेट लेवल, रोल ऑफ IT प्रोफेशनल्स इन जुडिशरी, प्रॉब्लम ऑफ एलिनिएशन एंड सेक्सिज्म इन फ्यू स्टेट, क्रिएटिंग हर्डल्स इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। लेकिन अगर यूनिट 5 में मैं ऐसे बताऊं तो कंपनीज एक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ ही साथ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस यूनिट का पहला टॉपिक, जो कि है सोल ट्रेडर्स। तो सोल ट्रेडर्स क्या होते हैं? देखो, सोल ट्रेडर्स वो सब लोग होते हैं जो कि अपना बिजनेस अकेले चलाते हैं, मतलब जो सिर्फ एक इंडिविजुअल जो पूरा बिजनेस ऑपरेट करता है, उसका पूरा कैसे वो बिजनेस स्टार्ट होगा, उसमें क्या क्या चीजें होंगी, क्या क्या उसका एक्सपेंडिचर हो गया, क्या क्या उसको इन्वेस्टमेंट करनी होगी, ये सारी चीजें अगर सिर्फ एक सिंगल पर्सन करता है, एक इंडिविजुअल करता है, तो उस पर्सन को हम लोग सोल ट्रेडर बोलते हैं। ठीक है, या फिर उसको सोल प्रोप्राइटरशिप भी बोलते हैं। तो ये वर्ड याद रखना, प्रोप्राइटरशिप। So a sole proprietorship, also known as a sole trader, is a straightforward business structure where one individual both operates and owns the entire business. तो जैसे मैंने बताया कि एक ही इंडिविजुअल होगा इसमें जो पूरे बिजनेस को ऑपरेट करेगा, और वो सिर्फ उस पूरे बिजनेस का बोल सकते हो उसका ओनर भी वही होगा। ठीक है, in this setup, there is no legal distinction between the owner and the business entity. Unlike other business forms, a sole proprietorship is not necessarily registered or incorporated. तो जो sole proprietorship होती है वो जरूरी नहीं है कि वो रजिस्टर हो। अब इस रजिस्टर का क्या मतलब है? बेसिकली अगर हम कोई कंपनी खोलते हैं या फिर हम कोई बिजनेस करते हैं, तो उस केस में हमें उस कंपनी को रजिस्टर करवाना पड़ता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी, जो हम कंपनी एक्ट में पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए समझ लो कि जो सोल प्रोप्राइटरशिप होती है, जरूरी नहीं है कि आप उसको रजिस्टर करवा भी सकते हो और नहीं भी करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद है इट इज ऑफन कंसीडर्ड एन आइडियल चॉइस फॉर रनिंग अ स्मॉल और मीडियम स्केल बिजनेस ड्यू टू इट्स सिंप्लिसिटी। और ज्यादातर लोग जिनको मीडियम लेवल पे कोई बिजनेस खोलना है या फिर स्मॉल लेवल पे कोई बिजनेस खोलना है, तो उस केस में वो मेरे सोल ट्रेडर्स ही कहलाते हैं। Many sole proprietors choose to operate under their personal name since there is no need to create a separate business or trade name. और ये जो सोल ट्रेडर्स होते हैं ये ज्यादातर केस में अपने नाम को ही प्रेफर करते हैं, अपना बिजनेस नेम, क्योंकि इनको जरूरी नहीं है कि कोई अपना ब्रांड नेम बनाए, कोई ट्रेड नेम बनाए। ज्यादातर सोल ट्रेडर्स अपने नाम पे ही बिजनेस शुरू करते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोग को सोल ट्रेडर समझ में आ गया होगा। ऐसे सारे इंडिविजुअल्स जो अपना बिजनेस खुद ही ऑपरेट करते हैं, खुद ही वो ओनर होते हैं उस पूरे बिजनेस का। ठीक है,
फिर आता है लीगल एस्पेक्ट्स एंड लायबिलिटीज इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप आर कैरेक्टराइज्ड बाय सेवरल पॉइंट्स। ठीक है, तो इसमें कुछ लीगल एस्पेक्ट बताए हैं मेरे सोल ट्रेडर्स के, जैसे कि one crucial aspect of a sole proprietorship is the absence of legal formalities and a separate governing law। तो जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जो मेरा लीगल फॉर्मेलिटीज है, आप चाहो तो अपने बिजनेस को रजिस्टर करवा सकते हो और चाहो तो नहीं करवा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है द सोल ओनर बियर्स ऑल द रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस। तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर एक ही पर्सन है जो पूरे बिजनेस को ओन कर रहा है, पूरे बिजनेस का ओनर वही है, तो जो भी रिस्क या फिर जो भी लॉस उस बिजनेस को होगा, वो सारा लॉस या वो सारे रिस्क मेरे बिजनेस के ओनर को लेने पड़ेंगे या फिर वो जो सोल ओनर है उसी को लेने पड़ेंगे। ठीक है, Profits are solely enjoyed by the owner without having to share them with other stakeholder। और जैसे कि अब हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप, तो वहां पर पार्टनरशिप्स में जो भी आपको प्रॉफिट होता है आपको अलग अलग पार्टनर्स में बांटना पड़ता है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता है। अगर आपने जो रिस्क लेना है, आपको जो लॉस होगा वो भी आपको अकेले ही होगा और जो प्रॉफिट होगा वो भी आपको अकेले ही होगा। उस प्रॉफिट को आपको खुद ही एंजॉय करना है, उस प्रॉफिट को आपको किसी और स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर नहीं करना है। ठीक है, Legally, the business and the owner are indistinguishable, lacking separate legal identities। तो जो मैंने बता दिया कि बिजनेस और जो ओनर है वो indistinguishable होते हैं और यहाँ पर जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं उनकी कमी होती है। आप चाहो तो रजिस्टर करवाओ, चाहो तो मत करवाओ। The liability of a sole proprietor is unlimited, meaning the owner is personally responsible for all the business obligations and debt। तो जैसे मैंने बताया कि अगर उसको बिजनेस को सेटअप करने के लिए कोई कर्ज लेने की जरूरत पड़े, कोई डेप्ट लेने की जरूरत पड़े या फिर जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, वो जो सोल ओनर होगा वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल होगा उसी सारी चीजों के लिए। वहां पर कोई और, क्योंकि यहाँ पर कोई और पर्सन इंक्लूडेड नहीं है, तो सारे जो भी डेप्ट्स हैं, जो भी ऑब्लिगेशंस हैं, उसके लिए मेरा सोल ओनर ही रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, Consequently, a sole proprietor is exposed potential losses based on the ठीक है company's commitment and financial responsibilities। वही चीज यहाँ पर लिखी गई है कि जो भी लॉस होंगे वो मेरे सोल प्रोप्राइटर को ही होंगे और सारे लॉसेस, सारे प्रॉफिट, सारे रिस्क उसी के अंडर आएंगे और उसी को उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है कि एडवांटेज क्या है सोल ट्रेडर या प्रोप्राइटरशिप की। तो सबसे पहली जो एडवांटेज है वो है इजी एस्टैब्लिशमेंट। तो simple to establish with proprietor's identity serving as business legal identity, PAN and Aadhaar card of the promoter can be used for business identification। तो बेसिकली ये इजी एस्टैब्लिशमेंट इसलिए है क्योंकि जब हम लोग पार्टनरशिप की बात करते हैं, जब आपके बिजनेस में मल्टीपल लोग होंगे, मल्टीपल पार्टनर्स होंगे, तो उस केस में आपको अपने बिजनेस को बेसिकली उसको आपको फॉर्मेलिटी से रजिस्टर करवाना पड़ता है। लेकिन जो मेरा सोल ट्रेडर का कॉन्सेप्ट है या सोल प्रोप्राइटरशिप का कॉन्सेप्ट है वो इसीलिए एस्टैब्लिश करने में सिंपल है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्रोप्राइटर की ही आइडेंटिटी से आप अपना बिजनेस खोल सकते हो। आपको लीगल फॉर्मेलिटीज बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अपना आप पैन या आधार कार्ड भी यूज कर सकते हो, तो इसका एस्टैब्लिशमेंट पार्टनरशिप के कंपैरिजन में इजी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा easy operation, so smooth operation as there is only one person managing the entire business, the proprietor is the sole decision maker without external interference। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि ये जो मेरा बिजनेस होता है इसका जो ऑपरेशन होता है वो इजी होता है। देखो इजी कैसे होता है, देखो एग्जांपल लो कि तुम्हें अपने बिजनेस में कुछ चेंजेस करने हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि जो दूसरे पार्टनर्स हैं वो यहाँ पर तुम्हें तुम्हारे इस डिसीजन में इंटरफेयर करें, वो कहें नहीं हमें ये डिसीजन नहीं सही लग रहा है, तो उस केस में आपका जो डिसीजन है हो सकता है वहां पर दब जाए और आप वो डिसीजन ना ले पाओ, आपका डिसीजन दूसरों से अफेक्ट हो सकता है। लेकिन उसी तरह से दूसरे एस्पेक्ट में देखो कि सोल ट्रेडर में क्या होगा, सिर्फ एक पर्सन होगा जो ओनर होगा, वही पर्सन मेरा डिसीजन मेकर भी होगा। अगर किसी केस में उसको लगता है कि उसको इस बिजनेस में ये पर्टिकुलर एस्पेक्ट में कुछ चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस वो फ्रीली वहां पर कर सकता है, उसको किसी की वहां पर अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं है और यहाँ पर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस भी नहीं होता है क्योंकि सिर्फ एक पर्सन इन्वॉल्व है यहाँ पर। अब क्योंकि लोगों का इंटरफेरेंस नहीं है तो जो भी ओनर है वो अपना काम, वो अपना ऑपरेशन स्मूथली कर सकता है। ठीक है, हाँ, तो हमारा थर्ड क्या हो गया, हमारा थर्ड हो गया प्रॉफिट। तो जैसे मैंने बताया कि जो सोल प्रोपराइटर होगा या फिर जो सोल ट्रेडर होगा, जो भी प्रॉफिट बिजनेस जनरेट करेगा वो प्रॉफिट मेरा सोल ओनर खुद ही इंजॉय करेगा, उसको किसी को उस प्रॉफिट को शेयर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है,
फोर्थ पॉइंट है मेरा टैक्सेशन एंड कंप्लायंस। सो मिनिमल टैक्सेशन एंड कंप्लायंस रिक्वायरमेंट फॉर प्रोप्राइटरशिप फर्म्स। तो यहाँ पर जो भी टैक्सेशन होते हैं टैक्स से रिलेटेड और जो भी मेरी कंप्लायंस होती हैं वो कम से कम होती है मेरी सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा कॉन्फिडेंशियलिटी। अब नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई एक पर्सन है जो उस पूरे बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है तो उस बिजनेस से रिलेटेड जो भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होगी वो सारी इंफॉर्मेशन उस सोल ओनर के पास होगी। अब सपोज करो जो पार्टनरशिप में है तो पार्टनरशिप में क्या है, जो भी मेरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो सभी पार्टनर्स के पास होगी, ऐसा नहीं किसी एक पार्टनर के पास होगी। तो उस केस में हो सकता है कि कोई भी पार्टनर जो है हो सकता है कि वो उस इंफॉर्मेशन को लीक कर दे, ऐसे चांसेस हैं। लेकिन सोल ट्रेडर के केस में जो भी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है वो सिर्फ सोल ओनर के पास ही होती है और वो इंफॉर्मेशन लीक होने के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज मेंशन है कि द प्रोप्राइटर मेंटेन सोल ओनरशिप ऑफ द बिजनेस, देयर इज नो लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन टू थर्ड पार्टीज, बिजनेस प्रिवेसी इज इफेक्टिवली मेंटेन। और यहाँ पर प्रिवेसी भी मेरी मेंटेन होती है, ठीक है। आगे वीडियो से बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और भी वीडियोस मिले हमारे। अगर आप चैनल को अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल हेल्प कर रहा है आपकी जर्नी में, आपके बीटेक में, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिले। अगर आप हमारे चैनल को और ग्रो करवाएंगे, हमारी वीडियोज़ को लाइक करेंगे तो ये मुझे मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा और मैं ऐसे ही वीडियोस और लाऊंगी ताकि आप लोग का जो पेपर है बीटेक का वो इजीली हो पाए, आप उसको अच्छे नंबर से स्कोर कर पाए। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसके साथ साथ एक और चीज़, हमारे सिविल मंत्रा के चैनल पे एक नया ज्वाइन बटन भी इंक्लूड हुआ है जिसके बहुत सारे फीचर्स हैं, बहुत सारी आपको एडवांटेज मिलेंगी। तो हमारे चैनल में जब आप जाओगे, कोई भी वीडियो खोलोगे तो आपको चैनल के नाम के साइड में एक ज्वाइन बटन दिखेगा, तो उस ज्वाइन बटन को आपको क्लिक करना है। अगर आप हमारे चैनल को ज्वाइन करते हो तो उससे आपको बहुत सारी चीज़ों की एडवांटेज मिलेगी, जैसे कि आपको कंसेप्चुअल वीडियोस मिलेंगे डिटेल में जो कि आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप उन वीडियोस को पढ़ के अपना सेमेस्टर ईजिली क्रैक कर सकते हो अच्छे मार्क्स के साथ। सारे सेमेस्टर के आपको वीडियो मिलेंगे एक स्ट्रक्चर्ड वे में। पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवाएंगे और आप लोग को पता है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, बीटेक के अंदर, एकेटीयू के अंदर जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं उनकी कितनी इंपॉर्टेंस होती है, तो वो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करवाएंगे। इसके साथ साथ आपको प्रीमियम वीडियोस, जो वीडियोस यहाँ पर प्राइवेट हैं उसका एक्सेस मिलेगा और आपका वीकली इंटरेक्शन होगा हमारे एक्सपर्ट्स के साथ लाइव वीडियो में, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल की एक्सेस और व्हाट्सएप ग्रुप की भी एक्सेस मिलेगी जहां पर आप जब चाहो अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे ज्वाइन का ऑप्शन था, आप चाहो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, आपको उसमें बहुत सारी एडवांटेज मिलेगी, ठीक। नेक्स्ट है मेरा डिसएडवांटेज। तो डिसएडवांटेज क्या होगा, देखो पहला डिसएडवांटेज तो यही हो गया कि जो भी लॉसेस होंगे, जो भी डेप्स होंगे वो सारे मेरे सोल ट्रेडर ही उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। तो पहला पॉइंट तो यही हो गया, अनलिमिटेड लायबिलिटी। सो द प्रोप्राइटर इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल द बिजनेस डेप्ट एंड ऑब्लिगेशन, रिस्किंग पर्सनल एसेट्स टू मीट लायबिलिटीज, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा ऑब्टेनिंग फंड्स। Sole proprietors may find it challenging to raise loans compared to registered company due to higher perceived risk. तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जो अकेला ट्रेडर होता है उसको ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं लोन लेने के लिए। क्यों रेस करने पड़ते हैं, क्योंकि उनका जो बिजनेस होता है वो रजिस्टर नहीं होता है और इनको ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं एज कम्पेयर टू जो रजिस्टर्ड मेरी कंपनीज होती हैं उनके कंपैरिजन में, ठीक है। Next है मेरा higher taxes. So sole proprietors can face higher tax burden as they are taxed individually without the benefits of corporate tax rate. अब क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही पर्सन है जिसको हम सोल ट्रेडर बोल रहे हैं, तो उस पर्सन को हो सकता है कि बहुत ज्यादा टैक्स लेना हो, क्योंकि वो उस पर्सन पे टैक्स कैसे लग रहा है, उस पर्सन पे इंडिविजुअल लेवल पे टैक्स लग रहा है। जैसे पार्टनरशिप में टैक्स बढ़ जाता है लेकिन यहाँ पर टैक्स इंडिविजुअल लेवल पे लग रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर हायर टैक्सेस के भी चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा नो बिजनेस राइट ऑफ्स।
Unlike other business structures, sole proprietorship lack business write-offs which can impact tax advantage and financial planning. तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि बिजनेस के राइट ऑफ्स नहीं होते हैं, बिजनेस को हमने रजिस्टर नहीं किया है कहीं पर भी, तो उस केस में यहाँ पर जो भी टैक्स एडवांटेज है वहां पर आप इफेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आप जो फाइनेंशियल लेवल पे अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए जो प्लानिंग कर रहे हो वहां पर भी आपके बिजनेस को इफेक्ट कर सकती है ये चीज। ठीक है, तो ये मेरे डिसएडवांटेज हो गए सोल प्रोप्राइटरशिप के। नेक्स्ट है मेरा पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप में क्या होगा, दो या दो से ज्यादा इंडिविजुअल अगर एक बिजनेस फॉर्म करते हैं तो उसको हम लोग पार्टनरशिप बोलते हैं। और पार्टनरशिप में जो भी प्रॉफिट आएगा वो सभी पार्टनर्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा या फिर उनके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है, सो अ पार्टनरशिप इज अ कोलैबोरेटिव अग्रीमेंट इन्वॉल्विंग टू और मोर इंडिविजुअल्स or entities to manage business activities and distribute profits and responsibilities. ठीक है, partners in a partnership can include individuals, businesses, interest-based organizations, school, governments or various combination therefore. तो यहाँ पर आप हर तरह की पार्टनरशिप दे सकते हो कि इंडिविजुअल्स के बीच में पार्टनरशिप हो सकती है, बिजनेस हो सकते हैं कि छोटे छोटे बिजनेस आके अपने आपस में एक पार्टनरशिप बना लें, वो से भी पार्टनरशिप में बेसिकली इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, In India, the legal framework governing partnership firms is outlined in, और ये जो मेरा पार्टनरशिप का पूरा फर्म का क्या इनका लीगल पूरा फ्रेमवर्क होगा ये मेरे पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन है 1932 में। ठीक, उसके बाद है दिस एक्ट। अब इस एक्ट के अंदर क्या है जिसमें पार्टनरशिप एक्ट बताया गया है, सो दिस एक्ट डेलिनेट्स द राइट्स and the responsibilities of partners among themselves and establishes legal relationship between partners and third party which are integral to forming a partnership. तो बेसिकली ये जो मेरा एक्ट है इसमें जो भी ये सारी चीजें बताई गई हैं कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या राइट्स एक पार्टनर्स एक अलग अलग जो पार्टनर्स हैं उनकी क्या राइट्स होंगी, उनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी और उनका रिलेशनशिप किसी भी थर्ड पार्टी मेंबर के साथ। मतलब पार्टनरशिप से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी कंफ्यूजन्स हैं, जो भी चीजें हैं, जो भी प्रोविजंस हैं वो मेरी पार्टनरशिप एक्ट में मेंशन है। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरा फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहला है मेरा फॉर्मेशन या पार्टनरशिप अग्रीमेंट। अब जैसे नॉर्मल सी बात है कि सोल ट्रेडर में ये कॉन्सेप्ट नहीं था कि आपको एक अग्रीमेंट करना पड़े, लेकिन पार्टनरशिप में क्योंकि मल्टीपल पीपल्स इंक्लूड हैं इसीलिए यहाँ पर एक अग्रीमेंट के फॉर्म में आपको हर एक पर्सन को, जितने भी पार्टनर्स हैं उनको एक लीगल अग्रीमेंट साइन करना पड़ता है और एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह समझ लो उसको कि उसमें जो भी चीजें लिखी होंगी, जो भी टर्म्स ऑफ कंडीशन लिखी होंगी वो हर एक पार्टनर को यहाँ पर बेसिकली ओबे करनी पड़ेंगी। ठीक है, so a partnership is established through a legal agreement among all partners requiring a formal contract to create the partnership firm. The business activities must be lawful with the primary objective being profit generation. ठीक है, नेक्स्ट है मेरा अनलिमिटेड लाइबिलिटी। तो जैसे वहां पर लिमिटेड थी लेकिन यहाँ पर अनलिमिटेड है। Partner shares unlimited liability in the business, making each partner individually and collectively liable for the firm debt. So जैसे मैंने बताया कि हर एक पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा जो भी मेरे डेब्ट्स है, जो भी मेरी ऑब्लिगेशंस है, जो भी मेरे प्रॉफिट है वहां पर। ठीक है, पर्सनल एसेट्स ऑफ पार्टनर कैन बी यूज्ड टू सेटल द फर्म्स ऑब्लिगेशंस। और किसी केस में अगर जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो भी ऑब्लिगेशन है उस पर्टिकुलर फर्म के, अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है तो हो सकता है कि वो ऑब्लिगेशंस जो भी एसेट्स आए हैं पार्टनर के पास उन एसेट को यूज करके यहाँ पर ये ऑब्लिगेशन सेटल किए जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा कॉन्टिन्यूटी। So partnership do not have perpetual existence. The death, retirement, bankruptcy, insolvency or incapacity of a partner can lead to dissolution of the partnership. तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है कि इस पार्टनरशिप की क्वांटिनिटी कैसे होगी, मतलब ये पार्टनरशिप कितने लंबे टाइम तक चलेगी। जैसे हो सकता है कि जो मेरा पर्टिकुलर पार्टनर है उसकी डेथ के केस में, या फिर उसने रिटायरमेंट ले लिया हो, या फिर वो बैंकक्रप्ट हो गया हो, इन सभी केसेस में या फिर और भी केसेस में ये जो मेरा पार्टनरशिप है वो वहां पर डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इनहेरिटेंस ऑफ अ पार्टनरशिप बाय अ सन फ्रॉम हिज फादर इज नॉट ऑटोमेटिक। द सन कैन बी एडेड एज अ न्यू पार्टनर इफ ऑल द अदर पार्टनर्स अग्री। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि सपोज करो कि 4 लोग हैं, ठीक है, और अगर एक फादर हैं वो चाहते हैं कि अगर मतलब बेसिकली फादर, अगर सपोज करो फादर ने वहां पर छोड़ दिया है और वो चाहते हैं कि वो अपने जो सन है
उसको उसका पार्टनरशिप दे दे, तो ये जो इनहेरिट है कि जो फादर है उसका उनका जो भी बिजनेस है वो सन को मिल जाएगा, ये ऑटोमेटिक नहीं होता है। लेकिन इस केस में अगर सन जो है अगर वो न्यू पार्टनर बनना चाहता है तो वो बन सकता है उस बिजनेस में, अगर जितने भी पार्टनर्स इन्वॉल्व हैं वो अग्री करें तो। ठीक है, उसके बाद आता है मेरे नंबर्स ऑफ मेंबर्स। सो अ पार्टनरशिप मस्ट हैव अ मिनिमम ऑफ 2 मेंबर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर एक मेंबर होगा तो वो तो सोल ट्रेडर बन गया, तो 2 मेंबर तो कम से कम होने चाहिए, बाकी 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स मे वैरी बेस्ड ऑन स्पेसिफिक कंडीशंस। तो कुछ कंडीशंस के हिसाब से ये जो मैक्सिमम नंबर है ये वैरी हो सकता है, लेकिन मिनिमम तो 2 मेंबर होने ही चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है मेरा mutual agency. So in a partnership, business activities are conducted jointly by all partners. Alternatively, any partner can act on behalf of all partners representing the collective authority of partnership. तो अगर कोई भी पार्टनर है वो चाहे तो वो दूसरे पार्टनर के बिहाफ में यहाँ पर अपना एक्शन परफॉर्म कर सकता है, और इसको हम लोग म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। सो दिस म्यूचुअल एजेंसी कॉन्सेप्ट मेक ईच पार्टनर बोथ एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल विद इन द पार्टनरशिप स्ट्रक्चर। ठीक, नेक्स्ट है मेरा कि अब हमने देख लिया पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप की फीचर्स क्या है। अब देखते हैं कि कितने तरह के पार्टनर्स होते हैं। तो सबसे पहले जो पार्टनर होता है वो होता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर नाम से पता चल रहा है, एक्टिव मतलब कि इनका जो पार्टिसिपेशन होगा बिजनेस में वो एक्टिवली होगा, ये एक्टिव पार्टिसिपेशन रखेंगे बिजनेस में। तो वही चीज यहाँ पर मेंशन है, actively participates in the business operations and management of the firm, contributes capital, shares in profits and engages in daily activities। तो जो भी डेली एक्टिविटीज बिजनेस में आ रही हैं उन एक्टिविटीज में बेसिकली एक्टिव पार्टनर इंगेज होंगे। हैज अनलिमिटेड लायबिलिटी इन पार्टनरशिप, जो मैंने बता दिया। नेक्स्ट है मेरे डोरमेंट पार्टनर। सो डोरमेंट का मतलब होता है जैसे जो बियर्स होते हैं, बेसिकली जो पोलर बियर्स होते हैं वो ठंड के समय डॉर्मेंसी में चले जाते हैं। डॉर्मेंसी का मतलब होता है स्लीपिंग कंडीशन में। तो जो डॉर्मेंट पार्टनर है उसी तरह से यहाँ पर जो डॉर्मेंट पार्टनर है उसको हम लोग स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। और स्लीपिंग पार्टनर क्यों? क्योंकि रोज की जो एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस की वो लोग यहाँ पर इन चीजों में एंगेज नहीं होते हैं, अपना कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं दिखाते हैं, ये सिर्फ कैपिटल देते हैं बस, और इनका काम यहाँ पर डेली एक्टिविटीज में नहीं होता है। सो contribute capital and shares in profit without active involvement in management, bears unlimited liability in the partnership। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर कौन होगा? जो बाहर के लोगों से बेसिकली अनजान हो, लोग उसके बारे में ना जानते हो। सो डज नॉट पब्लिकली रिप्रेजेंट द फर्म टू एक्सटर्नल पार्टीज, पार्टिसिपेट इन कैपिटल प्रॉफिट मैनेजमेंट एंड शेयर लायबिलिटी लाइक अदर पार्टनर। तो बेसिकली सीक्रेट पार्टनर होते हैं, बेसिकली पब्लिकली लोगों को नहीं पता होते हैं, लेकिन हाँ ये उस पार्टनरशिप का हिस्सा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा नॉमिनल पार्टनर। सो प्रोवाइड द यूज ऑफ देयर नेम एंड एसोसिएटेड गुडविल टू द फर्म, does not contribute capital or share in profit with unlimited liability in the partnership। तो बेसिकली ये सिर्फ अपना नाम देते हैं या फिर अपनी जो भी इनका गुडविल होता है वो ये बेसिकली फर्म को देते हैं। इनका एज सच कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है उस फर्म की तरफ, ना ही कैपिटल में ना ही प्रॉफिट में, बस ये अपना नाम देते हैं उस बिजनेस को ग्रो करवाने के लिए। ठीक है, इसलिए इनको नॉमिनल पार्टनरशिप पार्टनर कहते हैं, क्योंकि इनका जो बेसिकली एंगेजमेंट है उस फर्म में वो नॉमिनल है। ठीक, नेक्स्ट है मेरा पार्टनर बाय एस्टॉपल। सो प्रेजेंट्स देमसेल्फ एज अ पार्टनर ऑफ द फर्म ऑल्दो नॉट ऑफिशियली अपॉइंटेड एज वन। ठीक है, तो ये पार्टनर जो होते हैं ये अपने को ऐसा दिखाते हैं कि ये पार्टनर है, ऑफिशियली ये अपॉइंट नहीं होते हैं एज अ पार्टनर, लेकिन ये ऐसा दिखाते हैं कि ये पार्टनर है, और ये कुछ कुछ एक्चुअल पार्टनर्स की तरह ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है मेरा कि एडवांटेज क्या है पार्टनरशिप की। तो पहला क्या है? इजी टू स्टार्ट, आसान है इसको स्टार्ट करना। तो पार्टनरशिप फॉर्म्स आर अमंग द सिंपलेस्ट बिजनेस स्ट्रक्चर टू एस्टैब्लिश। Starting a partnership firm only requires a partnership deed, allowing for quick initiation and sometimes on the same day. Compared to LLP registration, which can take about 5 to 10 working days, partnership have a quicker setup process. तो बेसिकली जो पार्टनरशिप अगर आपको सेटअप करनी है तो ये बहुत ज़्यादा इजी होती है स्टार्ट करने में। आपको सिर्फ एक, जो मैंने बताया कि आपको सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करना पड़ेगा सभी पार्टनर्स को, और उस केस में आप इस पार्टनरशिप को फर्म को चला सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है मेरा डिसीजन मेकिंग। सो द डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस इन अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी स्विफ्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फॉर्मल रेजोल्यूशंस। Partners often have the authority to execute transaction on behalf of the firm without requiring unanimous consent, leading to faster action। तो जैसे मैंने बताया
कि कोई भी पार्टनर चाहे तो वो दूसरे पार्टनर के बिहाफ में वहां पर एक्ट कर सकता है। तो इससे जो भी एक्शंस होंगे, जो भी डिसीजंस होंगे वो क्विक होंगे, वो टाइम टेकिंग नहीं होंगे। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा रेजिंग फंड्स। तो वहां जो उसकी डिसएडवांटेज थी वो इसकी एडवांटेज है। तो यहाँ पर बेसिकली फंड्स जो लेना होता है वो आसान होता है। सो हैव एडवांटेजेस इन रेजिंग फंड कंपेयर टू प्रोप्राइटरशिप फर्म्स। Banks and financial institutions are more inclined to provide credit facilities to partnership firm over proprietorship firm. तो जो banks होते हैं वो partnership firms को ज्यादा privilege देते हैं as compared to proprietorship firms. ठीक है। उसके बाद है sense of ownership. So partners in a firm share a common goal and sense of ownership. This shared ownership fosters a high level of accountability among partners and contributes to a motivated and conscientious workforce. तो बेसिकली यहाँ पर क्या है कि जो भी ओनरशिप होगी, जो भी पार्टनर्स होंगे, उनका सिर्फ एक गोल होगा। क्या गोल होगा? अब ये गोल कोई भी हो सकता है, बिजनेस को बढ़ाना, बिजनेस को इतना प्रॉफिट दिलवाना या कुछ भी। ठीक है। तो ये जो पार्टनर्स होते हैं इनका सिर्फ एक ही कॉमन गोल होता है और सब अपने को ओनर ही मानते हैं, क्योंकि सब लोग इक्वली ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अपना बिट उस फॉर्म को ग्रो करवाने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा इसकी डिसएडवांटेज। सो यहाँ पर है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सो पार्टनर्स हैव अनलिमिटेड पर्सनल लाइबिलिटी फॉर डेप्ट एंड ऑब्लिगेशन। ईच पार्टनर एक्शन कैन एक्सपोज ऑल पार्टनर्स टू लाइबिलिटी इंक्रीजिंग रिस्क। तो बेसिकली यहाँ पर ये बताया गया है कि जो भी लॉस हैं, जो भी डेप्ट्स हैं, बेसिकली वो हर एक पर्सन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और यहाँ पर अगर एक पर्सन ने कोई भी एक्शन लिया, कोई भी ऐसी चीज करी जिससे बिजनेस को कहीं पर हार्म हो रहा है, तो उसकी जो लायबिलिटी है, उसका जो डेप्थ है, वो हर पर्सन को वहां पर उसका रिस्क बढ़ाएगा। ठीक है। तो हर पर्सन वहां पर रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा। जैसे कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी स्ट्रक्चर्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट टू मिटिगेट रिस्क। इसी वजह से एलएलपी जो स्ट्रक्चर था वो बेसिकली मेरे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया, ताकि जो अनलिमिटेड लायबिलिटी का जो रिस्क है वो कम हो सके। ठीक है। उसके बाद है नंबर ऑफ मेंबर्स। तो जैसे मैंने बताया कि मिनिमम तो 2 होने चाहिए, मैक्सिमम कंडीशन पे बेस होता है। सो पार्टनरशिप फॉर्म्स लेकिन लिमिटेड होते हैं, कम से कम मैक्सिमम 20 मेंबर, इससे ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। ठीक है। तो कम से कम 2, मैक्सिमम आपके 20 मेंबर्स हो सकते हैं। ठीक है। फिर है लैक ऑफ सेंट्रल फिगर। अब क्योंकि लैक ऑफ सेंट्रल फिगर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कोई एक ओनर नहीं है, यहाँ पर मल्टीपल ओनर्स हैं, मल्टीपल पार्टनर्स हैं। सो कलेक्टिव ओनरशिप कैन लेड टू लैक ऑफ क्लियर लीडरशिप। तो यहाँ पर कोई एक लीडर नहीं होगा, सब लोग अपने को लीडर मानेंगे, सब लोग अपने पे लीडरशिप शो करेंगे। सो एब्सेंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग मे रिजल्ट इन डायरेक्शनलेस ऑपरेशन। सो यहाँ पर क्योंकि एक कोई लीडर नहीं है, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो सबको गाइड कर सके, जो सबको बेसिकली वहां पर अपनी लीडरशिप एबिलिटी को शो कर सके, तो उस केस में यहाँ पर जो भी फर्म का जो भी प्रोसेस है वो वहां पर स्लो डाउन हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है मेरा ट्रस्ट इश्यूज। सो इजी फॉर्मेशन एंड मिनिमल रेगुलेटरी स्ट्रक्चर में लेड टू डिस्ट्रस्ट अमंग द जनरल पब्लिक। Lack of formal regulation can create uncertainty about the firm's stability and reliability. अब क्योंकि यहाँ पर जो फॉर्मल रेगुलेशंस है वो नहीं हो रहे हैं, आपको सिर्फ एक फॉर्मल डीड पे साइन करना है, तो उस केस में जो भी नॉर्मल पब्लिक है, हो सकता है कि वहां पर उनके अंदर ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो, और वो बेसिकली उनके दिमाग में ये चीज आ सकती है कि जो फर्म है ये स्टेबल नहीं है, ये कभी भी खत्म हो सकता है। ठीक है। वो केसेस मैंने बता दी कि कब ये जो पार्टनरशिप है ये खत्म हो सकती है। तो यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज मेरा 4th डिसएडवांटेज हो गया। नेक्स्ट है मेरा एब्रप्ट डिसोल्यूशन। जो मैंने बताया भी कि पार्टनरशिप जो है वो कभी भी खत्म हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म कभी भी खत्म हो सकते हैं। हो सकता है कि जो पर्सन है वो बैंकक्रप्ट हो गया हो, या फिर उसकी डेथ हो गई हो, या फिर और सारे बहुत से केसेस। So partnership firm face dissolution upon the death or insolvency of a partner. Sudden dissolution can disrupt business operations and continuity, affecting stakeholders and employees. तो जो भी employees हैं वहाँ के, जो भी stakeholders हैं, या फिर जो other partners हैं, वो एक partner की अगर problem हो गई तो उस केस में वो partnership firm बंद हो जाएगा, उसका dissolve हो जाएगा वो, और उससे सबको इफेक्ट होगा, सबको उसका बेसिकली इफेक्ट झेलना पड़ेगा। ठीक है। तो ये इसकी 5th डिसएडवांटेज हो गई। इसी तरह से मेरा सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप का पूरा टॉपिक खत्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नेक्स्ट है मेरा प्रॉफिट